एनसीईआरटी का चैप्टर मोशन, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंसीडर किया जाता है इसे। और फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का मोशन नाम है। मोशन का मतलब ही है किसी चीज़ की मूवमेंट, बट एक सिंपल भाषा में हम किसी चीज़ को बड़ा इजीली डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जब साइंस की डिफाइन आती है तो फिर थोड़ी लॉजिकफुल होती है, उसकी डिफाइन में थोड़ी जान डाली जा सकती है, क्योंकि वो डिफाइन रिटर्न में लिखनी है, मुझे नहीं बोलनी है। तो मोशन मतलब मूवमेंट। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से यहाँ मूव कर गई तो आई एम इन मोशन, तो मैं मोशन में हूँ। अगर मैं कहूँ कि प्रूफ दो कि मैं कैसे मोशन में हूँ, तो तुम कहोगे कि आप मोशन में हो क्योंकि आप अभी इस साइड खड़े थे, अब आप इस साइड आ गए, यानी कि आपने साइड का रेफरेंस दिया। आपने कहा कि यहाँ खड़े थे, यहाँ आ गए, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मेरी जो पोजीशन चेंज हुई, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरी जो पोजीशन चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग तुमने कहा कि आपने मूवमेंट किया, यानी कि आप मोशन में थे। तो यानी कि मोशन के डिफाइन इस तरह से कितने वर्ड्स जरूर आने चाहिए, पोजीशन वर्ड जरूर आना चाहिए, एंड रेफरेंस पॉइंट इज द सेकंड वर्ड, वो भी आपके लिए जरूर आना चाहिए। तो आपकी डिफाइन क्या बनेगी? एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कॉपी हाथ में रखना। An object is said to be in motion. एक ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वो मोशन में है। An object said to be in motion if its position change continuously with respect to a reference point. अगर उसकी पोजीशन लगातार चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग? With respect to a reference point. तो क्या डिफाइन बनी? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ये जो पहली लाइन है ना, ये लाइन हर डिफाइन में यूज होने वाली है फिजिक्स में, तो ये याद रखना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जा सकता है अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ये कंप्लीट डिफाइन होती है। नेक्स्ट है वर्ड फिजिक्स। है क्या फिजिक्स? क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स? क्या इंटरेस्ट में है कि हम इसे पढ़ रहे हैं? माया तो हमारे अंदर की बॉडी के बारे में होता है, लिविंग बीइंग की बॉडी के बारे में होता है, दैट्स व्हाई हम इसे पढ़ रहे होते हैं। फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? फिजिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे आसपास की चीजों के रीजन बताता है हमें, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो। ये फैन मूव कर सकता है, क्यों मूव कर सकता है, इसका रीजन भी कौन बताएगा आपको? फिजिक्स ही बताएगा। ये डे और नाइट बन रहे हैं, या डे आज सुबह हो गई फिर शाम होगी फिर सुबह होगी, तो ये भी ये नेचुरल फिनोमिना जो है इसके लॉजिक भी कौन बताता है? फिजिक्स ही बताता है। फिजिक्स देखा जाए तो मेन ब्रांच है साइंस की, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे कंफ्यूजिंग यही है और सबसे टफ भी यही है। और 9th वाली फिजिक्स तो बिल्कुल 11 से मैच करती है, तो आपको बहुत अच्छे से समझनी होती है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके लिए फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ऑल दोज क्वांटिटी दैट कैन मेजर, जिसको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। मैं साउंड में बोल रही हूँ, ये भी मेजर हो सकता है कि कितने डेसिबल मेरा साउंड है, कितना लाउड या कितना स्लो में बोल रही हूँ, यानी कि मेजरमेंट हो सकती है। इसकी लेंथ कितनी है, मेजर की जा सकती है, यानी लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिस चीज को नापा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड द साउंड इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कितना न्यूटन फोर्स आपने लगाया, कितना धक्का आपने मारा, कितना उसे अपनी तरफ खींचा, पुल या पुश किया, तो आपने कितना फोर्स लगाया, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। न्यूटन का इसका एसआई यूनिट होता है। न्यूटन क्यों इसका एसआई यूनिट होता है? क्योंकि इसके साइंटिस्ट का नाम न्यूटन था, जिन्होंने फोर्स और फोर्स के सारे लॉ बताए थे, डिटेल बताई थी जिन्होंने, तो उनके नाम से इसके एसआई यूनिट को रखा गया है। अब बात आती है कि एसआई यूनिट है क्या? एसआई यूनिट होता है आपके लिए, जैसे आपने कहा इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, आप 2 kg पोटैटोज उठा के लाए, kg, तो ये एसआई यूनिट होते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। कोई कुछ और नापेगा तो कुछ और हिसाब से बात करेगा और आप किसी और से। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड ताकि स्टडी कॉमन रहे, तो इनको कहते हैं आपके एसआई यूनिट। तो इसी तरह से फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, मास का एसआई यूनिट केजी है, मास का एसआई यूनिट केजी है, वेट का नहीं है। वेट बिल्कुल डिफरेंट चीज है, भूल जाओ वेट वर्ड को अभी के लिए। मास याद रखो, जिसको आप अब तक वेट कहते हैं ना, कहते हो मेरा वेट 40 kg है, अपने लिए कहते हो, तो वो तुम्हारा वेट है ही नहीं, वो तुम्हारा मास है। आइंदा से ध्यान रखना। तो तुम लाते हो 2 kg पोटैटोज या 1 kg आपने आम खरीदे आज, तो वो 1 kg आपने मास है, वो किसकी एसआई यूनिट है? मास की एसआई यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी पे वापस आते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर
वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो वो कहलाती है वेक्टर। अब तुम कहोगे मैग्नीट्यूड तो पता नहीं क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे अभी आपने कहा ये 6 सेंटीमीटर लेंथ रखता है तो 6 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड है। कोई आपने कहा आपका वेट, आपका जो मास है वो 40 kg है, वो 40 आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आपने 5 मीटर कपड़ा खरीद के लाए हो, वो 5 क्या था उसका मैग्नीट्यूड था। तो किसी की साइज, किसी की लेंथ, किसी का वेट, ये आपका क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड। तो जो डिजिट्स में आ रहा है वो आपका मैग्नीट्यूड है, और उसके पीछे जो लगे हैं वो क्या है आपके एसआई यूनिट। तो जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वो कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। आप दोनों में वेक्टर क्वांटिटी में चलो कोई एग्जांपल देते हैं। अगर हम इसको कहें कि इसे ओपन करने में 1 न्यूटन फोर्स लगता है, इसे ओपन करने में 1 न्यूटन फोर्स लगता है, ओपन कर लिया 1 न्यूटन फोर्स लगा, लेकिन क्या ये डायरेक्शन के बिना मुझे पता होना चाहिए था ना कि मुझे इसे ऐसे खींचना है, मतलब मेरी डायरेक्शन हाथ की ऐसे होनी है तभी ओपन होगा। अगर मैं इसे ऐसे करके 1 न्यूटन फोर्स 1 क्या 10 न्यूटन फोर्स लगा दूं, क्या ये ओपन हो जाएगा। तो यानी कि फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तुम्हें एक डोर खोलना होता है, तुम डोर को इस तरह से फोर्स लगाते हो, खोलने के लिए इस तरह से फोर्स लगाते हो। अगर खोलने के लिए तुम ऐसे फोर्स लगाने लग जाओ तो वो खुल जाएगा दरवाजा, नहीं। यानी कि फोर्स के साथ फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सही डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। सपोज एक बॉक्स रखा हुआ है, तुमने 5 न्यूटन यहाँ से फोर्स लगाया और तुम्हारे फ्रेंड ने 10 न्यूटन फोर्स यहाँ से लगाया, ठीक है। और एक सेकंड केस, तुम्हारे फ्रेंड ने भी 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, तुम 5 न्यूटन तुमने, 10 न्यूटन तुम्हारे फ्रेंड ने लगाया और तुम दोनों ने यहाँ लगाया, ठीक। यहाँ टोटल कितना न्यूटन डायरेक्शन लगा 15 न्यूटन। तो ये बॉक्स इजीली खिसक के क्या हो जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ तुमने 5 न्यूटन लगाया था, तुम्हारे फ्रेंड ने 10 न्यूटन लगाया था, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन इस साइड है तुम्हारी वाली, और इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। यानी कि टोटल मिला के फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो डिफाइन के तौर पे स्केलर का क्या कहोगे, the scalar is a physical quantity, scalar is a physical quantity which have magnitude only, and the vector is a physical quantity which have magnitude as well as direction also. अब आते हैं कुछ नए वर्ड्स पे। तो आपको SI यूनिट पता चल गया, फिजिकल क्वांटिटी पता चल गया। अब आते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस तुम्हारे लिए चलो पुराना वर्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द न्यू वर्ड फॉर यू। सपोज तुम्हारा घर यहाँ है और तुम मूव करके यहाँ पहुंचे, अभिषेक को लेने, शुभम गया अभिषेक को लेने, और फिर उसके बाद लक्ष्य के घर पहुंच गए, और फिर आप आ गए ट्यूशन। तो ये आपने डिस्टेंस तय किया, 10 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ एंड 10 मीटर अगेन यहाँ। तो कितना डिस्टेंस तय किया शुभम ने, 10, 5, 10। तो यहाँ आने के लिए उसने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो जो एक्चुअल लेंथ होती है, जो एक्चुअल लेंथ उसने कवर की घूम फिर के आके, वो जो एक्चुअल लेंथ होती है वो कहलाती है आपका डिस्टेंस। तो एक सिंपल डिफाइन है डिस्टेंस की, वो है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है कि उसने एक्चुअली शॉर्टेस्ट लेंथ कितना कवर किया, वो यहाँ था, और फाइनली वो पहुंच कहाँ गया, यहाँ। यानी कि ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नाउन एज द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसे आना यही था, वो घूम फिर के ऐसे आया, तो उसने एक्चुअल लेंथ तो ये कवर की जो कि उसका डिस्टेंस है, लेकिन वो स्टार्ट उसने यहाँ से किया था, वो फाइनली यहाँ पहुंचा है, तो ये क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, चलिए बताएं क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का मायने नहीं रखता, वो जहां जहां गया असलियत में वहां से आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, डायरेक्शन का भी फर्क पड़ता है कि डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ आ सकता था। देखो ये तो फिर भी एक
है कि रास्ते से गया। सपोज यहाँ पर घर है एक बंदे का, मगर रास्ता तो ऐसा ही है, ऐसे करके ऐसे आना पड़ता है और यहाँ पहुंचना था उसे, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये एक्चुअल लेंथ जो है वो ही डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट वे, मगर बीच में छत में थोड़ा कूद के जाएगा, तो तय तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिस्टेंस ही करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, ये ए बी, उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल समझ के देखते हैं। सपोज एक सर्कुलर पाथ है, तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो ये जो उसने ये कवर किया है ये उसका डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, ए टू बी, क्योंकि वो यहाँ था, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, यानी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, तो ये फाइनली वो यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, जबकि जो एक्चुअल लेंथ होती है वो कहलाती है आपकी डिस्टेंस। तो दो डिफरेंस हो गए, एक तो उनकी दोनों की डिफाइन, एक्चुअल लेंथ इज नाउन एज द डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ इज नाउन एज द डिस्प्लेसमेंट। लेंथ डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड displacement is the vector quantity. Displacement can be zero but distance cannot be zero. चलो इस बार हमने सोचा यहाँ आ गया, इस बार सोचते हैं अगर वो यहाँ से गया और राउंड होकर फिर यहीं आ गया, तो उसका फाइनल इनिशियल दोनों पोजीशन कौन हुई, ए, यहीं से शुरू किया था यहीं आ गया, यानी उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो तो जीरो हो गया। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। तो डिस्टेंस तो उसका हो गया यहाँ से यहाँ, जो एक्चुअल लेंथ उसने कवर की वो उसका डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहीं से शुरू किया था यहीं पे खत्म कर दिया, जीरो। तो आपके लिए क्या कहोगे, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो फाइनली तीन डिफरेंस आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सीख लिए। पहला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन, तो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. Distance is the scalar quantity whereas displacement is the vector quantity. Distance cannot be zero but displacement can be zero. Motion का next uniform motion, non-uniform motion and motion of the body can be described by in three terms. ये वाला टॉपिक सब क्लियर करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। इन जनरल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल ही नहीं। जैसे मतलब क्या होगा, जैसे 5 मिनट में तुमने 10 मीटर डिस्टेंस तय किया वॉकिंग से, और नेक्स्ट 5 मिनट में भी 10 ही मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में आपने 10 ही मीटर डिस्टेंस तय किया, तो आप कर क्या रहे हो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम पे कवर कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर किया जाता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं उसे, यूनिफॉर्म मोशन। अब पहली वाली क्लास में बताया था, डिफाइन लिखने के लिए सबसे पहले ये वर्ड साइंस में लगभग सब में आता है। एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, सेट टू बी इन तक तो कॉमन है। एक ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है व्हेन, जब इट कवर, जब वो कवर करता है, क्या कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो याद हो गई, ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट फॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है एक रूटीन लाइफ में। कुछ साइंटिफिक एक्टिविटीज में तो ये होता है, एक फिक्स टाइम पे ही एक फिक्स मोमेंट होती है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली आप वॉक कर रहे हो, खाली सड़क है, तो 5 मिनट में आपने 20 मीटर तक आपने तेज चल के निकाल लिया, फिर मार्केट आ गई बीच में, फिर वो 5 मिनट का रास्ता आपने सिर्फ 10 ही मीटर कवर किया, क्योंकि भीड़ थी बीच में तो थोड़ा स्लो चलना पड़ा, गाड़ियाँ चल रही हैं तो ध्यान रखना पड़ा। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस आपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया। अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो इक्वल नहीं था। पहले 5 मिनट में आपने 20 मीटर चले, फिर 5 मिनट में आप 10 मीटर चले, और फिर 5 मिनट में हो सकता है आप 30 मीटर चल गए हो क्योंकि आप गली आ गए और खाली है, तो ये भी हो सकता है। तो अनइक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time is called non-uniform motion. तो ये है आपका non-uniform motion। सेम डिफाइन चलता है, बस कहाँ चेंज होगा, पूरा सीन लिखोगे, an object said to be in non-uniform motion
व्हेन इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफाइन। नेक्स्ट आता है आपका कि मोशन को आप तीन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, एक है स्पीड, एक है वेलोसिटी, एक है एक्सेलरेशन। स्पीड से तुम सब थोड़े से फैमिलियर हो, स्पीड वर्ड तुमने पहले भी सुना है। वेलोसिटी वर्ड इज न्यू फॉर यू एंड एक्सेलरेशन इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, होता क्या है स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना तय करता है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, यानी एक सेकंड में कितना कवर करता है या 1 आवर में कितना कवर करता है। जैसे कोई बाइक चलाता है तो कहते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, सुना हुआ बहुत बार कि 40 की स्पीड से वो बाइक चलाता है, 60 की स्पीड से चलाता है या 80 की स्पीड से चलाता है। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है कि 1 आवर में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर देगा, इस स्पीड से चला रहा है। 1 आवर, एक घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर देगा, इस हिसाब से वो चला रहा है। तो इसलिए कहते हैं पर यूनिट। तो डिस्टेंस का डिफाइन क्या बनता है, इसलिए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, इज डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है बाय पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से। फॉर्मूले में स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की डिफाइन सेम स्पीड जैसी होती है, बट डिफरेंस ये होता है इसमें इन्हें गिवन डायरेक्शन वर्ड आ जाता है लास्ट में। बिल्कुल ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या वर्ड आ जाएगा, डिस्टेंस लिख लेना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, जैसे आपने कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी क्योंकि उसमें डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, वैसे वेलोसिटी को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, इसीलिए तो लास्ट में लाइन लिखी है, इन ए गिवन डायरेक्शन। तो एक गिवन डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के हिसाब से, यानी कि 1 सेकंड या 1 आवर के टाइम के अकॉर्डिंग जो वो डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में करता है तो वो वेलोसिटी कहलाती है, और इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, तो वो स्पीड कहलाती है। तो इसका फार्मूला बना वेलोसिटी इक्वल है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आता है एक्सेलरेशन। ठीक, अब जब कोई अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा है तो वो गली में चला रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, धीरे धीरे वो मेन सड़क पे पहुंच गया, मेन रोड पे पहुंच गया, तो वहाँ उसने अपनी स्पीड 40 कर ली, फिर उसे खाली रोड मिल गई, उसने अपनी स्पीड 60 कर ली, 60 किलोमीटर पर आवर कर ली। तो जो वो अपनी स्पीड में चेंज ला रहा है, अपनी वेलोसिटी में जो चेंज ला रहा है, उस चेंज को कहते हैं एक्सेलरेशन करना। तो वैसे भी सुना होगा, जो बाइक चलाते हैं लड़के वगैरह, वो नहीं पता होता है, एक्सेलरेट करते हैं, वो अपनी बाइक को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, यानी वो वेलोसिटी में चेंज लाते हैं। तो यही इसका क्या है, डिफाइन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल सा 3-4 वर्ड में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, द रेट का मतलब पता है क्या होता है, अपॉन में टाइम, द रेट का मतलब सिर्फ अपॉन में टाइम। तो वैसे क्या, और किसका रेट है ये इस समय, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है टाइम के अकॉर्डिंग, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नाउन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नाउन एज एक्सेलरेशन, और इसका फार्मूला है आपके लिए एक्सेलरेशन इक्वल है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये सारे भी टर्म्स आपके लिए अब फैमिलियर हो गए हैं। वन ऑफ देम था यूनिफॉर्म मोशन, जब एन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और फिर 3 टर्म्स आई, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन दोनों के बीच में भी आप डिफरेंस कर सकते हो, जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस किया था। इसका डिफाइन, इसका डिफाइन, पहला ये पॉइंट, दूसरा दोनों सेम। तीसरा पॉइंट, द स्केलर क्वांटिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो सकता है तो नेचुरल है कि वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, जीरो। तो इसके कितने पॉइंट हो गए आपके पास, 4। डिफाइन दिस
And next, scalar, vector, cannot be zero, can be zero. अब कुछ और नई टर्म्स करते हैं. पहला वर्ड है स्पीडोमीटर, दूसरा वर्ड है ओडोमीटर. जब भी बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो उसके आगे इस तरह से लगे होते हैं और उसमें एक में स्पीड आती रहती है, कितनी स्पीड से आपकी बाइक चल रही है, और एक में आता है ऑडोमीटर, कितनी गाड़ी चल चुकी है. यानी ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपकी गाड़ी में, आपकी व्हीकल में लगा होता है. काम क्या होता है इनका? और स्पीडोमीटर शो करता है स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल. एक रनिंग व्हीकल का, एक चलते हुए व्हीकल का स्पीड शो करता है एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी टाइम पे. जब भी तुम नजर उठा के देखोगे चलती हुई गाड़ी में कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है तो तुम्हें दिख जाएगा. तो क्या शो करता है? शो स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल एट एनी इंस्टेंट. ये क्या शो करता है? ऑडोमीटर शो करता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल. व्हीकल जिस दिन खरीदा जाता है उस दिन उसके ऑडोमीटर में 000 लगा होता है. जब आप उसे चलानी शुरू करते हो कई साल बाद तक आप उसमें रिकॉर्ड आता रहता है. जैसे आपने 10,000 किलोमीटर चला ली लगभग 5-6 साल के अंदर, तो उसमें वो पहले दिन से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड आता है कि आपकी व्हीकल कितना ट्रैवल कर चुकी है. नेक्स्ट है पेज नंबर 100 पे कुछ क्वेश्चन है आपके इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी के. उसमें पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है? तो तुम कहोगे हाँ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, तुमने पढ़ा है अभी. फिर वो कहते हैं गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे के बताओ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. आप कुछ भी कह सकते हो. तुम कह सकते हो आई एम गोइंग टू डेली, जो भी तुम मार्केट जाते हो और वापस फिर अपने घर आ जाते हो, दैट टाइम योर डिस्प्लेसमेंट इज द जीरो. बट आपको कुछ लॉजिकल देते हैं. जैसे हमने ये किया, रवि स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए. रवि ने एक ए पॉइंट से स्टार्ट किया. ये स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर फील्ड है, मतलब एक चकोर बिल्कुल फील्ड है. ए से स्टार्ट किया एंड कम बैक टू पॉइंट ए, और चल के फिर वापस कहाँ आ गया? ए पर ही आ गया. चल के कहाँ आ गया फिर दोबारा? ए पर ही. दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज द जीरो. इस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो. क्लियर हुआ? तो रवि स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए इन ए स्क्वायर फील्ड एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट ए. That time his displacement is zero. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिक है और अच्छा खासा न्यूमेरिक है. मैंने पहले कहा था ये मैथमेटिकली ही होता है पूरी तरह से मोशन चैप्टर. तो ये न्यूमेरिक कहता है मैग्नीट्यूड. इससे क्या क्या दिया अगले वो देखते हैं. एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी हर एक साइड क्या 10 10 10. इसको कवर करने में, जैसे ये एक साइड है 10 10 10 और ये 10. एक बंदा यहाँ से खड़ा होता है और यहाँ से चलता है, फिर यहाँ चलता है, फिर यहाँ चलता है, फिर यहाँ चलता है और वापस यहाँ आ जाता है. ठीक है, 40 सेकंड लगते हैं उसे वापस आने. कितने सेकंड लगते हैं? 40 सेकंड. तो क्वेश्चन पूछा है अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड तक ऐसे चलता रहे, 2 मिनट 20 सेकंड तक चलता रहे, तो फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हम पूछो तो डिस्प्लेसमेंट है एकदम दोनों चीज निकालिए. ठीक है, तो टोटल टाइम पहले उसने कितना दिया वो देखो. आपके पास है टोटल टाइम 2 मिनट थे जो कि 60 120 में 20 प्लस हुआ तो कितने आ गए? 140 सेकंड. ये टोटल टाइम, क्योंकि उसने कितना डिस्टेंस कितनी देर तक चला वो 2 मिनट 20 सेकंड. 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में 120 और 140 सेकंड तक चला. ठीक है, एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकंड. यानी कि उसके नंबर ऑफ राउंड काट रहे हैं ना उसके, वो नंबर ऑफ राउंड होंगे टोटल टाइम और एक में जितना उसे टाइम लगता है. 0 से 0 कैंसिल एंड 7/2 यानी 3.5. कितने राउंड हुए उसके? 3.5, 3.5 राउंड. कितने राउंड हुए? 3.5. देखो जी, यहाँ से गया एक बार पूरा राउंड, 1 2 3 और फिर यहाँ लास्ट में कहाँ पहुंच गया होगा भाई? यहाँ, क्योंकि 3.5 राउंड है तो 3 राउंड में तो वापस यहीं आ गया होगा और आधा राउंड फिर उसने किया तो 3.5 राउंड में वो सी पे पहुंच गया होगा. तो अगर वो कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले, तो उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा तो हम डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे. तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है आपका एसी. क्या है डिस्प्लेसमेंट? एसी. एसी डिस्प्लेसमेंट है तो एसी पाइथागोरस के हिसाब से क्या है? हाइपोटेन्यूज. तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, यानी कि 200 रूट के अंदर. ए सी आ गया आपका 200 रूट के अंदर, तो आप कह सकते हो 10 रूट की. इतना मीटर वो डिस्टेंस तय करता है, डिस्प्लेसमेंट तय करता है.
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका 10√2 मीटर, क्योंकि ये कितना आया, AC कितना है 10√2। अगर वो यही चीज डिस्टेंस में भी पूछता है, तो इसे ऊपर वाले को नोट कर देती हूँ, यहाँ बताती हूँ। डिस्टेंस पूछता है तो उसमें 3.5 चक्कर लगाए, 3.5। तो डिस्टेंस उसका हुआ भाई एक बार में 10 10 10 10 40। तो 40 मीटर एक बार, 40 मीटर का डिस्टेंस वो एक बार में तय करता है। उसने 3 चक्कर लगाए, तो 3 से इंटू कर दोगे। फिर उसने 10 और 10 20 मीटर और वो चला, तो कितना हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया 120 और 140 मीटर। तो अगर कोई पूछता उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 140 मीटर, और पूछे उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा कौन, AC, क्योंकि वो फाइनली यहाँ पहुंचा है 3.5 चक्कर के बाद। अगर वो 3.5 राउंड के बाद यहाँ पहुंचा है तो डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है, AC। तो AC कितना हो गया, ये 200। तो AC 200 रूट के अंदर आया था, जिसको हमने विदाउट रूट किया तो 10√2 आ गया। तो आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने 2 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है थर्ड क्वेश्चन में कि इसमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, यस इट इज ट्रू, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। सेकंड क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट मे बी लॉन्गर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, कम हो सकता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, छोटा डिस्टेंस होता है, तो बड़ा कैसे हो सकता है। तो दूसरा वाला क्या है, फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी लार्जर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, वो छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कभी क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। और टर्म्स लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने और टोटल टाइम कितना लिया है। जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था कि 5 मिनट में तुमने 20 मीटर तय किया, फिर 5 मिनट में तुमने 10 ही मीटर तय किया क्योंकि रास्ते में भीड़ थी, फिर तुमने फिर 5 मिनट में 30 मीटर तक कवर कर लिया क्योंकि तुम्हारी गली थी और तुम तेजते चले। तो यानी कि तुमने टोटल टाइम कितना लिया, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट लिए। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले 20 किया था, फिर 10 किया था, फिर 30 किया था, 60। तो दोनों उसके तीनों डिस्टेंस को प्लस करके, तीनों टाइम से प्लस करके डिवाइड कर दो तो क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो ये इसका जो फार्मूला है यही तुम्हारी डिफाइन भी बन जाएगी। टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय इट। क्या ऐड हुआ, average speed can be defined as total distance covered by an object by total time या divided by total time taken by it। तो ये इसकी डिफाइन भी होगी। 8.1 में एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, उसने कहा एक ऑब्जेक्ट कवर करता है 16 मीटर 4 सेकेंड में, फिर अनदर 16 मीटर, फिर एक बार और वो 16 मीटर चलता है सिर्फ 2 सेकेंड में चलता है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो अभी अभी तो हमने फार्मूला पढ़ा, तो एवरेज स्पीड हमने फार्मूला लगा देना है। टोटल डिस्टेंस 16 प्लस में 16, टोटल टाइम कितना है 4 प्लस में 2, तो ये हो गया 32 और ये 6 पॉइंट में आएगा तो 5.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका 8.1 वाला एग्जाम्पल था। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, वो करेंगे सारे के सारे। तो अब एक और बात आई आपके सामने कि ये आया एसआई यूनिट स्पीड का। स्पीड का एसआई यूनिट, वेलोसिटी का एसआई यूनिट सेम होता है क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड ऐसा नहीं कि हमेशा मीटर पर सेकंड होता है। अभी तो हमने कहा था कि बाइक चलती है तो 40 किलोमीटर पर आवर में चलती है। तो इन दोनों ही को ही एसआई यूनिट कंसिडर किया गया है। एक स्मॉलर एसआई यूनिट है, एक हायर एसआई यूनिट है, लेकिन है दोनों ही एसआई यूनिट। कौन कौन, मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। तो इनको चेंज करना सीख रहे हैं, तो आप पहले इनको चेंज करना सिखा दो। तो मीटर पर सेकंड को कभी कभी हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ता है, या फिर किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड। तो पहले किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करके देखते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है इनटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 36 पहले तो पता है 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से क्या कर दिया
मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 यहाँ लिखिए, क्योंकि वो अपॉन में था, ये भी अपॉन में था, तो ये भी किसमें आ गया, अपॉन में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 से 36, दैट मीन 10 मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ऐसे उल्टा भी हो सकता था, आपके पास अगर आता 20 मीटर पर सेकंड है, इसे किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। अब छोटा है पहले से और उसे बड़े में तय करना है, तो चेंज करना है तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि मीटर को हमने क्या बना दिया, किलोमीटर, और टाइम को क्या बना दिया हमने, टाइम सेकंड में था, अब क्या बना दिया, आवर। अभी कन्वर्ट किस में हो रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो याद रखना, जब मीटर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनता है तो किससे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बनता है तो 1000 से डिवाइड, 3600 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे बार बार, तो आपको आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट है स्पीड या वेलोसिटी की, और उन्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो एवरेज